साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल की क्लास नहीं दे पाने के लिए माफी चाहूंगा। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उन सब में मैं भी शामिल हूँ। तो काफी कोशिशें की जाती है कि कोई सामाजिक कार्यक्रम है तो उसको एक बार साइड में करके और सिर्फ क्लासेस पे फोकस किया जाए, क्योंकि काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी उम्मीदें रहती है। लेकिन फिर भी बहुत अति आवश्यक होने पर वहां भी जाना जरूरी होता है। तो कल क्लास नहीं दे पाया, लेकिन कल दो बड़ी चीजें हुई। दो बड़ी चीजों में आप लोगों के लिए विश्व वाली जो, अब जैसे ये अपन पढ़ रहे हैं विश्व, भारत और पॉलिटिकल, पूरी की पूरी 51 वाली सीरीज कल लॉन्च कर दी गई है। काफी सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए, ताकि बाद में फिर मुझे मत कहना, क्योंकि मैंने एक कल मैसेज टीम से डलवाया था, अंदर उन्होंने डाला भी है कि पहले 3 दिन में जो भी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे उन्हें कहीं कोई एक्स्ट्रा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। फिर जैसे हमें सर्वर को अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी जुड़ रहे हैं काफी, तो अपग्रेड करना पड़ता है, तो उसके एक्सपेंसेस को वापस एडजस्ट के लिए हो सकता है, फिक्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कीमत थोड़ी सी बढ़ानी भी पड़े। तो सूचना पहले से दे रहा हूं इसलिए, ताकि आप मुझे दोष नहीं दो कि सर हमें लेनी थी। अभी भी आपके पास में मतलब 51 वाली आपकी ही डिमांड थी और वो जारी की जा चुकी है। गुणवत्ता में कहीं कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। वो दूसरा जो बड़ी चीज कल हुई, वो सिलेबस जारी हुआ आरपीएससी द्वारा, और सिलेबस में जो जो बदलाव किए हैं उनसे संबंधित कल लाइव आकर मैंने सारी चीजें आप लोगों के साथ में साझा कर दी थी और क्लियर कर दिया था कि क्या है कैसे है। जितने भी बदलाव हुए हैं आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। जब तक गौरव ज्ञान धारा चैनल सुचारू रूप से चल रहा है, आप सभी को बदलाव से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। सारे टॉपिक जितने भी बदले हैं सब मैं करवाने वाला हूँ। जीके की जहां तक बात है, और साइकोलॉजी और करंट में भी मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि मैं प्रयास करूंगा, और आप लोगों के लिए प्रयास करना मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये सूचना जो थी वो पहले आपको दे दी है, ठीक है। और उतावल कर मतलब यूं नहीं कि थे ऊंधी सीधी, मतलब टेस्ट सीरीज लेने वास्ते प्रयास करो। अगर नहीं जान पा रहा हो तो किन होशियार आदमियों मदद ले लेनी चाहिए। कई जने जानते नहीं है तो फिर उनके पेमेंट फेल होते हैं या कोई ऐसा होता है, जबकि कोई भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो जो व्यक्ति जानकार होता है उसकी मदद लेने में कहीं कोई समस्या नहीं होती है, तो मदद लेके करें, ठीक है। अब चलते हैं अपन, आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हटाया नहीं है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे पढ़ना भी चाहिए। सिर्फ न सिर्फ आपके सिलेबस में है इसलिए, बल्कि ये जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। यूएनओ की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको पता है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, मतलब उस समय राष्ट्र संघ बना, उसके बाद में राष्ट्र संघ इतना प्रभावी नहीं हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ, खूब सारे परमाणु बम वाली घटनाएं वगैरह सब आपको पता है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो मतलब एक ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई जो सभी देशों पर एक तरीके से नियंत्रण रख सके, और जो एक मतलब ये कह सकते हैं, यदि मैं मेरी भाषा में कहूं, जैसे कांग्रेस का गठन भारत में हुआ तो उसे सेफ्टी वॉल की संज्ञा दी गई थी। जैसे क्रांतिकारी घटनाएं बहुत जगह होती है, तो एक सेफ्टी वॉल यानी जो भी घटना होगी वहीं से होगी, वहीं पे ध्यान रखना। हालांकि इसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी ऐसा है कि सारे देश मतलब इसके दबाव में रहेंगे, इसके अंतर्गत रहेंगे। जो भी एक्टिविटी होगी वो सब इसके परामर्श से होगी। तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सभी देशों को नियंत्रित करे और सभी जो उनकी शक्तियों को नियंत्रित करे वगैरह वगैरह, ये सब। तो ऐसी एक संस्था की आवश्यकता हुई, इसीलिए यूएनओ का गठन किया गया। अब कोई भी संस्था जब गठित होती है तो ऐसे ही मर्जी पड़ी जिस दिन गठित नहीं हो जाती कि आज विचार आया और आज ही गठित होगी, ऐसा नहीं है। वो एक लंबी प्रक्रिया चलती है और उन प्रक्रियाओं में कई सम्मेलन होते हैं, कई समझौते होते हैं, काफी सारी चीजें होती है, सब लोगों की बातें रखी जाती है, मानी जाती है, सुनी जाती है। उसके बाद में कोई भी चीज अस्तित्व में आती है। जैसे कांग्रेस का गठन हुआ, तो कांग्रेस का छोड़ो आप, जैसे भारत के संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान के निर्माण से पहले भी आप देखोगे कितनी सारी प्रक्रियाएं हुई। कई तो मीटिंग हुई, कई सम्मेलन हुए, कई क्या हुए, कई लोगों के विचार लिए गए, कई स्टडी की गई, तो उसके बाद में जाकर अपने भारत के संविधान का निर्माण हुआ। जब पॉलिटिकल में पढ़ेंगे तो व्यवस्थित रूप से उसको बढ़ाऊंगा, अभी उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। तो कोई भी बड़ी चीज जब ऐसी बनने जा रही होती है तो उसके उसके लिए मतलब निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। वैसे ही इसमें यूएनओ के निर्माण में भी कई सारे चरण चले हैं, और जो महाशक्तियां थी, जो महाशक्तियों वाले देश थे, उनके बीच में आपस में काफी सारे सम्मेलन भी हुए, कई निर्णय लिए गए, और उसी प्रक्रिया को आज अपन समझते हैं, उसको समझेंगे, और इसके बाद में अगली क्लास में यूएनओ के अंग पढ़ेंगे।
आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट रहती है, सवाल बनेंगे, आप देखोगे तो सवाल बनेंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं, ठीक है। तो यूएनओ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, संयुक्त राष्ट्रीय संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी आवश्यकता पड़ी, राष्ट्र संघ, और मतलब जो राष्ट्र संघ से मजबूत हो, राष्ट्र संघ कमजोर पड़ गया था तो उससे मजबूत हो ऐसी एक आवश्यकता संस्था की पड़ी जो था अपना यूएनओ। तो यूएनओ की अब अपन पढ़ते हैं निर्माण के विभिन्न चरण। सबसे पहला चरण अल्फाबेट के अंदर सबसे पहला अक्षर यदि हिंदी वर्णमाला के अंदर कौन सा है कि गुरुजी अ, तो अ से अटलांटिक चार्टर सबसे पहला चरण पूछा जाता है। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है और इसी को मैं फॉलो करता हूं और इसी को विद्यार्थी पसंद भी करते हैं। तो यूएनओ जब इतनी बड़ी संस्था है तो अ को कैसे भूल जाए जहां से हमारी वर्णमाला शुरू होती है। तो अ से अटलांटिक चार्टर, ठीक है। 1941 के अंदर ये पहला सम्मेलन हुआ और ये हुआ अटलांटिक महासागर के एक पोत पर, एक जहाज पर, इसलिए इसका नाम अटलांटिक चार्टर रखा गया, ठीक है। ब्रिटिश पीएम चर्चिल, ठीक है। तो एक तो इसमें ये थे चर्चिल महोदय थे, एक अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ठीक है। इन दोनों के मध्य यह समझौता हुआ था जो अटलांटिक महासागर के एक जहाज पर हुआ, इसलिए अटलांटिक चार्टर कहा गया, जो मैंने यहां पे मेंशन भी किया है, आप इसको देख लेना, ठीक है। यहां पे 8 सॉरी यहां पे 8 सिद्धांतों पे हस्ताक्षर हुए और मतलब एक ये कह सकते हो कि इसकी भूमिका पर चर्चा की कि इसकी भूमिका का प्रथम चरण था ये यूएनओ की, ठीक है। अटलांटिक चार्टर अ से शुरू होने वाला, ठीक है। चलिए नंबर 2 था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जो आपके जनवरी 1942 में, वो 41 में था, ये 42 के अंदर है, ठीक है। दूसरा चरण, इसमें अब कौन कौन देखो शामिल थे, इसमें साथियों आपके शामिल थे ब्रिटेन, ठीक है। अब यहां पे भी ब्रिटिश देखो पीएम चर्चिल थे, यूएसएसआर सोवियत संघ, ठीक है, ये भी महाशक्ति थी एक, ठीक है, यानी कि रसिया वाला पार्ट आ गया, चाइना, चीन आ गया, और मित्र राष्ट्र, ठीक है। अब ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन दोनों के बीच में तो युद्ध था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में आ गए थे आपके अमेरिका, रूस वगैरह ये सब, ठीक है, जो इसमें शामिल है ये सब। चीन थोड़ा इसकी भूमिका कम थी लेकिन था शामिल, ठीक है, ये थे। और दूरी राष्ट्रों के अंदर थे आपके जापान, इटली, जर्मनी वगैरह, वो थे इन दोनों के बीच में। हालांकि मैं विश्व युद्ध आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ाऊंगा, यदि कोई काम पड़ा व्यवस्थित, कोई ऐसी चीज क्लास की जरूरत आवश्यकता महसूस हुई तब पढ़ाएंगे तो वो भी आपको याद करवा दूंगा, ये ऐसे है। तो यहाँ मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में संघर्ष था, तो यहाँ पे ये मतलब निर्णय ये लिया गया मित्र राष्ट्रों द्वारा कि धुरी राष्ट्रों का मुकाबला किया जाएगा डटकर। कुल मिला के जब भाई इनका सम्मेलन हो रहा है तो ये तो यही निर्णय लेना है ना, तो ये इन सभी के बीच में ये सम्मेलन हुआ। अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की स्वीकृति यहाँ पे दी गई कि ऐसा एक संगठन होना चाहिए जो सभी देशों पर नियंत्रण रख सके और भविष्य में ऐसी परिस्थितियां वापस नहीं आए सामने। तो रूजवेल्ट जो थे, अब देखो रूजवेल्ट यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है आपके अमेरिकी राष्ट्रपति, यहाँ पे रूजवेल्ट जो थे वो उन्होंने क्या किया, यूएनओ का नामकरण किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यूएनओ का नामकरण किया, वो इसी सम्मेलन के अंदर नामकरण हुआ, ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा यहां पे नाम दिया गया यूएनओ का। फिर ईरान के अंदर तीसरा सम्मेलन हुआ आपके तेहरान सम्मेलन। हालांकि इसके पहले एक मॉस्को सम्मेलन और था, लेकिन मुख्य जो है वो ये है तेहरान सम्मेलन हुआ जो नवंबर 43 के अंदर। तेहरान 43 याद हो जाएगा ना, तो बीच वाला 42 वैसे ही याद हो जाएगा। तेहरान 43। अटलांटिक सबसे पहले हुआ है वो 41 के अंदर। मैं आपको साथ साथ याद करवा रहा हूं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी, हालांकि पुस्तकों का कोई तोड़ नहीं है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी पुस्तक के हाथ भी नहीं लगा पाए, फिर भी उसे काफी सारी चीजें याद हो जाएगी, ये मैं विश्वास दिला सकता हूं। लेकिन पुस्तकों का कोई तोड़ नहीं है, ये बात तो आप सभी जानते हो, हम भी पुस्तक पढ़ के ही पढ़ाते हैं, हमारे कोई दिमाग में स्पेशल कोई ऐसी मेमोरी फिट नहीं है, भगवान ने चिप देकर भेज दी जिसमें सब कुछ फिट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना पड़ता है। कोई भी शिक्षक जो भी आप देखते हो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, उसे क्लास से पहले पढ़ना आवश्यक है। हाँ, कोई क्लासेस ऐसी होती है जो मतलब याद बहुत अच्छी तरीके से रहती है, और कहीं 3 घंटे की 4 घंटे की भी क्लास लेने का कह दो तो भी कोई समस्या नहीं आती, लेकिन
फिर भी टॉपिक को पढ़कर पढ़ाना बहुत मतलब पढ़ना आवश्यक होता है। आप खुद भी जब पढ़ाएंगे तब आपको लगेगा, तो किताबों का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हाथों हाथ याद, देखो 43 तेहरान याद है, 41 के अंदर पहला है 1 नंबर, 41 में क्या आया है 1 आया है और अटलांटिक में आ आया है, याद हो जाएगा। तेहरान 43 के अंदर है। यहाँ पे देखो चर्चिल, रूजवेल्ट, देखो चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन, स्टालिन रूस से थे, ठीक है, जोसेफ स्टालिन रूस के हीरो माने जाते थे, ठीक है। चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन के मध्य हुआ और यहाँ पे मतलब इसकी सदस्यता से संबंधित वार्ता हुई कि सदस्यता ग्रहण करने के लिए क्या मापदंड होने चाहिए, क्या इनके सब होने चाहिए नियम वगैरह, तो उससे संबंधित वार्ता कहाँ हुई, ईरान के तेहरान के अंदर, ठीक है। तो ये पहली स्लाइड आपके दिमाग में बैठ गई होगी। ये यूएनओ के निर्माण का चरण चल रहा है, ठीक है, अपन यूएनओ के निर्माण को करने जा रहे हैं। अब अपन के करा कर दियो, आप तो खाली पढ़ा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हुआ डम्बोर्टन ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन, जो हुआ आपके 44 के अंदर, ठीक है। डम्बोर्टन ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन अगस्त 1944 के अंदर। अब देखो इसमें यूएसए था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ आ गया, रूस आ गया, यूके आ गया, ब्रिटेन है, यूके है, हालांकि दोनों में अंतर है, लेकिन यहाँ पे यूके आ जाए कहीं ब्रिटेन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और चीन आ गया। ये 4 जो देश है उनके बीच में ये सम्मेलन हुआ और इसमें हुआ क्या कि यूएनओ के कार्य क्षेत्र के विस्तार पर चर्चा की गई कि यूएनओ को सिर्फ और सिर्फ शक्ति से संबंधित नहीं रखकर इसके अर्थव्यवस्था, आर्थिक भी इसको कार्यभार सौंपना चाहिए, इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करना चाहिए, ऐसी संगठन के अंदर इसमें विस्तार करने की आवश्यकता पर बात की गई और विस्तार पर चर्चा की गई। वो आपके कौन सा, डम्बोर्टन ऑक्स, देखो नाम में ही विस्तार है, इतना बड़ा नाम, डम्बोर्टन ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन। अभी तक पढ़े तेहरान सम्मेलन है, अटलांटिक चार्टर, और ये डम्बोर्टन ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन, तो लंबो पढ़नो है, यानी कि यहाँ पे विस्तार करना पड़ेगा कार्य क्षेत्र का भी, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हो गया आपके 45 में। अभी तक तो गिनती पढ़ रहे हैं अपन, 41, 42, 43, 44, 45, 45 तक आ गए, ठीक है। 51 मूल संस्थापक सदस्य थे। अब हालांकि यहाँ पे मौजूद 50 ही थे, 50 ही मौजूद थे, इसलिए 50 सदस्यों ने ही प्रारंभ में साइन किए। पोलैंड मौजूद नहीं था तो पोलैंड ने बाद में साइन किए, ठीक है। तो यहाँ पे 51, लेकिन मूल संस्थापक कितने, पोलैंड की रिजर्व रखी थी सीट की, यहाँ पोलैंड सिग्नेचर करेगा। तो यहाँ पे 51 मूल संस्थापक सदस्य यदि पूछ ले कि साइन कितने किए, बाबूजी प्रसाद की तो चढ़ावा, बाबूजी प्रसाद कोई भी बढ़िया काम पे तो 51 रुपये चढ़ावा, 21-51 को ही चढ़ावा। और 21 में आजकल तो देखो बाबूजी क्या 21 रो चढ़ावे रे, पटावे रे मने तो क्या बाबूजी 51 रो चढ़ा दो। देखो 101 भी ज्यादा हो गया और 21 कम हो गया, 51 ठीक है अपन, तो 51 रुपया प्रसाद चढ़ा, 51 ही सदस्य है, ठीक है। 50 राष्ट्रों ने क्या किए, यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए। कब किए, 26 जून 1945। अब ये 1945 में ही ये सम्मेलन हुआ है, तो 26 जून 1945 को 50 राष्ट्र, ये डेट तो देखो याद रखनी पड़ेगी, 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने किए और 15 अक्टूबर को पोलैंड ने कब किए, प से पोलैंड और प से 15 अक्टूबर को पोलैंड ने यहाँ पे हस्ताक्षर किए, ठीक है। यदि आप एक से दूसरी बार भी क्लास को देखोगे गारंटीड याद हो जाएगी बिल्कुल ही, लेकिन तल्लीनता से देखना, छापा मारता मारता नहीं देखनी है, ठीक है। नहीं तो पोलैंड प से 15 अक्टूबर को 1945 के अंदर इसने सिग्नेचर किए। 50 जो थे मौजूद थे, 51 मूल थे, पोलैंड को मिलाकर 51 थे, ठीक है, ओके। इसके बाद में आया याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन जो है क्रीमिया वाला क्षेत्र है रूस के अंदर, क्रीमिया वाले क्षेत्र के अंदर 1945 के अंदर ये सम्मेलन हुआ है आपके। और रूजवेल्ट और स्टालिन, अब ये है ना, हालांकि मैंने ये आपके पहले लिखा 5 नंबर ये है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को से पहले ध्यान रखना ये वाला है, मैंने भी यहाँ पे आपको ये पहले पढ़ा दिया क्योंकि मैं इस स्लाइड पे पहले पढ़ाता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं था। तो यहाँ पे इसके बाद में याल्टा सम्मेलन हुआ और याल्टा के बाद में ये वाला हुआ है, ठीक है। आप नोट्स बनाओगे तो इस क्रम में बनाना, ठीक है। यहां से बाद में ये याल्टा आएगा, 5वां सम्मेलन याल्टा, क्योंकि देखो फरवरी 1945 है और ये जून 1945, ठीक है। अच्छा हुआ ये यहीं पे क्लियर हो गए, नहीं तो फिर कमेंट करते आप और मुझे अगली क्लास में बताना पड़ता। तो याल्टा सम्मेलन क्रीमिया वाला, ये यहाँ भी देखो रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल थे। और यहाँ पे देखो ये सम्मेलन कौन सा है, ये सम्मेलन है 5वां। और यहाँ पे निर्णय क्या लिया गया, 5 स्थायी सदस्य होंगे, ये निर्णय यहाँ पे लिया गया, ठीक है। स्थायी सदस्य कितने होंगे, 5 होंगे। कहा लिया, 5वें सम्मेलन के अंदर, तो 5 नंबर पे 5वें सम्मेलन के अंदर यह निर्णय लिया गया।
और स्थायी सदस्यों को वीटो पावर होगा। वीटो पावर क्या, मना करने की, निषेधात्मक शक्ति होती है मना करने की। अपने यहाँ पे भी तो जब भी वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ था भारत के अंदर, तो यहाँ पे स्थायी सदस्यों के पास ही होगा वीटो पावर, ठीक है। अस्थायी सदस्यों के पास में कोई वीटो पावर नहीं होगा। तो ये निर्णय यहाँ याल्टा सम्मेलन में, और इसके बाद में ये है अपने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में अब करते हैं यूएनओ का गठन करते हैं। भारत से यूएनओ के गठन के अंदर देखो, भारत से रामास्वामी मुदालियर, ये इसी की बात हो रही है, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को वाले। भारत से रामास्वामी मुदालियर यहाँ पे सम्मिलित हुए थे, और ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न बनने की 70% चांसेस यूएनओ के अंदर इस डेट से रहते हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आया था। कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को आया। कैसे भी करके याद रखनी है, याद रखनी ही पड़ेगी, नहीं याद रखो आप बाबूजी री सौगन है, याद रखनी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आया है। कब आया है? 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। 4 बार बोला हूं इसलिए क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। वर्तमान सदस्य संख्या 193 है, और 193वां देश जो है वो दक्षिण सूडान है, ठीक है। इसका जो ध्वज है साथियों, उसे अक्टूबर 1947 में अपनाया गया। अस्तित्व में कब आया? 1945 में आया है। ध्वज को अपनाया 1947 के अंदर। ध्वज अक्टूबर 1947 को अपनाया गया। इसका जो ध्वज है साथियों, उसके अंदर विश्व का नक्शा है, यानी कि ग्लोब है, अभी मैं बताऊंगा। ग्लोब के अंदर नक्शा है, और दोनों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। अभी मैं आपको नक्शा मैंने ऐड किया है स्लाइड में, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और हल्का नीला रंग का नक्शा है। ये हो गई आपके दूसरी स्लाइड पूरी। अब ये स्लाइड जो है साथियों, इसके अंदर आपके मतलब सामान्य परिचय पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, शॉर्ट एंड स्वीट, अपनी वन लाइनर की तरह। तो इसके अंदर सामान्य परिचय पूरा बताया गया है। वापस एक बार नजर मानते हैं। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। आप बाबा जी सौगन है, याद करनी बहुत जरूरी है। 24 अक्टूबर 1945 डेट आती है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्वज कब अपनाया? ये इसी तीर को आगे लाना, ठीक है ना। अरे ये देखिए यहां पे, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्वज कब अपनाया? 20 अक्टूबर 1947। मैंने सोचा मैंने पिछली स्लाइड में कोई दूसरा बता दिया। 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया। यहाँ पे डेट याद नहीं भी रहे, आप सन जरूर याद रखना कि ध्वज जो है 1947 में अपनाया गया है, और यूएनओ का गठन 1945 में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये डेट इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। अब देखो इनकी सदस्य संख्या जो है साथियों 193 है वर्तमान में। 190वां जो देश था वो स्विट्जरलैंड था। 191वां देश आपके उत्तरी तिमोर बना। 192वां देश मोंटेनिग्रो बना, और 193वां देश दक्षिणी सूडान बना है, ठीक है। तो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट रहता है, दक्षिणी सूडान याद रखना है, अंतिम देश, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आधिकारिक भाषा की, कि यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो भाषाएं दे रखी है वो आधिकारिक है। इसकी 2 ट्रिक है, ठीक है। ये है आपके ट्रिक नंबर 1, कोई भी याद रह जाए याद कर लेना। ये है आपके ट्रिक नंबर 2, ठीक है। जो भी दोनों में से, ये रूस का फेस वाली अच्छी से याद रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अरुचि फेस, ठीक है। फेस ये इस तरीके से या फिर इस तरीके से याद है। यहां से आते कि अरबी, पेन चेंज कर लेता हूं एक बार, अरबी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश, ठीक है। रूस का फेस तो ये रूसी, स्पेनिश, ठीक है। ये फ्रेंच, अपने अरबी, चीनी और आपके इंग्लिश। तो यहीं पे ये इसी तरीके से लिखी हुई है, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी, और यहां से अ से ध्यान रखना अरबी भाषा है, ठीक है, और इंग्लिश, ठीक। तो ये है आपके आधिकारिक भाषाएं। लेकिन कार्यकारी भाषाएं 2 है, जो आपके अंग्रेजी है और फ्रेंच है, ठीक है। कार्यकारी भाषाएं कितनी है? 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। और यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है ना, यहां से बनेगा। फिर बाकी तो आपके महासभा और वो जो यूएनओ के अंग है उनमें से प्रश्न बनते हैं, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। यूएनओ के अंग, मैं आपको यूएनओ का ध्वज बता देता हूं, अभी अपन ने पढ़ा तो है। ये यूएनओ का ध्वज है साथियों, देखो विश्व का नक्शा आ गया, और 2 जैतून की पत्तियां आ गई, और ये हल्के नीले रंग का जो है वो यूएनओ है, ओके।
और ये आपके साथियों यूएनओ की क्लास पूरी हो चुकी है। ठीक है, आज की क्लास यूएनओ पूरा नहीं हुआ है, यूएनओ की आज की क्लास है वो पूरी हो गई है, और इसके बाद में अगली क्लास में अगला पार्ट अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब वापस जो विश्व और भारत वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, जिनको सूचना नहीं मिली थी, पता नहीं है, वो भी देख लें अपने वहीं जीजीडी ऐप के अंदर। सेकंड ग्रेड का जो जहां पे राजस्थान की टेस्ट सीरीज है ना, उसके वहीं ऊपर जुड़ी हुई है। कई जने कहते सर नहीं मिल रही, सेकंड ग्रेड जहां लिखा हुआ है उसको खोले नीचे। ठीक है, वैसे पूरा वीडियो बना के बताया, नीचे सेकंड ग्रेड लिखा उसको खोले, उसके अंदर मिलेगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड का है वो पार्ट, है ना। तो सेकंड ग्रेड के अंदर आपको जीके वाले के अंदर मिल जाएगी। सेकंड ग्रेड एसएसटी में नहीं देखना, जीके वाले में। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।